नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बातचीत करेंगे कि किस तरह से हमारे फॉरेस्ट मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। 1950s में क्या सिचुएशन थी, 50s के आसपास, और 90 के बाद, 1990 के बाद फॉरेस्ट मैनेजमेंट में किस तरह के परिवर्तन आए। मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि उस समय क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन है। तो चेंजिंग पर्सपेक्टिव इन इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जितने मेरे वीडियोज हैं ये सारे बेसिकली सिविल सर्विसेज कैंडिडेट्स के लिए हैं, जो वेरियस एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं, चाहे जनरल स्टडीज़ का पेपर हो या एसे राइटिंग का पेपर हो जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, आते रहते हैं अक्सर। भारतीय वन सेवा हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हो, वो उनके लिए ये विशेष तौर से मेरे वीडियो डिफरेंट आते रहते हैं और आते रहेंगे। और वैसे तो कोई भी पर्यावरण प्रेमी जुड़ सकता है, सभी का स्वागत है। तो आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले जो फॉरेस्ट हमारे थे अंग्रेज़ों के टाइम से, 47 में हम आज़ाद हुए, उससे पहले अंग्रेज़ों का राज था। तो फॉरेस्ट वर ऑलवेज कंसिडर्ड अपॉन ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू और सोर्स ऑफ इनकम फॉर दी गवर्नमेंट। लेकिन आज की तारीख में 1990 के बाद, या ये कहिए पिछले 20-25 साल से, दे आर नॉट मेयरली कंसिडर्ड एज ए सोर्स ऑफ इनकम। एक तो ये बड़ा परिवर्तन आया है। इसमें मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, जो कि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, खुद मैं एज डीएफओ मिडिल अंडमान फॉरेस्ट डिवीज़न में कार्यरत था। 1995 में रंगत हेडक्वार्टर था अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। तो 1995 में उन दिनों राउंड लॉग एक्सट्रैक्शन बहुत हुआ करता था। 13,000 के आसपास, 13,000 क्यूबिक मीटर के आसपास हमारा ईयरली टारगेट होता था उस बड़े डिवीज़न का, कि राउंड लॉग आपको एक्सट्रैक्ट करना है जंगल से और सप्लाई करना है। वहाँ 2 प्लाईवुड इंडस्ट्री तो मेरे डिवीज़न में ही थी, और इसके अलावा गवर्नमेंट की 100 मिल्स थी जिनको थ्रू आउट द ईयर हमें राउंड लॉग सप्लाई करने होते थे। तो टारगेट बहुत बड़ा था राउंड लॉग एक्सट्रैक्शन का। अंडमान में ये खासियत है कि 3-4 महीने होते हैं सर्दियों के, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जिसमें रेनफॉल बहुत कम होता है या नहीं होता है। अदरवाइज 8-9 महीने बारिश बहुत होती रहती है। तो टिम्बर एक्सट्रैक्शन उन 8-9 महीनों में बहुत मुश्किल हो जाता है जंगल से निकालना, क्योंकि टिम्बर एक्सट्रैक्शन मशीनरी फॉरेस्ट के अंदर जा नहीं पाती, फिसलन हो जाती है। तो हाथियों से ही हम डिपार्टमेंटल एलिफेंट्स की मदद से उन दिनों निकाल सकते हैं राउंड लॉग, लेकिन उससे बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्लिपरी कंडीशन हो जाती हैं, कच्ची रोड्स होती हैं जंगल में, स्लोपी एरियाज में। तो उन दिनों टिम्बर की शॉर्टेज हो जाती थी। इंडस्ट्रीज को वो चिल्लाते थे, ऊपर तक बात जाती थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक या पीसीसीएफ तक या चीफ सेक्रेटरी लेवल तक। तो बहुत से फिर रिमाइंडर चाहते थे, रिमाइंडर इन द फॉर्म ऑफ रेडियो पुलिस मैसेज। उन दिनों इंटरनेट था नहीं, मोबाइल नहीं होते थे। तो एक जैसे टेलीग्राम आता है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का, पोस्टल डिपार्टमेंट का, उसी तरह से पुलिस रेडियो मैसेज आया करते थे टेलीग्राफिक लैंग्वेज में, कि टेल दी लेटेस्ट पोजीशन ऑफ दी राउंड लॉग एक्सट्रैक्शन, वाई इट इज स्लो, व्हाट इज रेवेन्यू पोजीशन। तो हमें हर 15 दिन बाद रेवेन्यू पोजीशन बतानी होती थी। हर एक हफ्ते में हमें राउंड लॉग एक्सट्रैक्शन की फिगर बतानी होती थी कि कितना क्यूबिक मीटर आपका रोड साइड डिपो में आ गया। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि उन दिनों की बात इस किस्म की थी कि रेवेन्यू के ऊपर और लॉग एक्सट्रैक्शन पे बहुत जोर दिया जाता था, ताकि उनको सप्लाई बिना बाधा के जारी रहे इंडस्ट्रीज को।
1996 में एक केस आया, TN गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें रोक लगा दी गई। इस तरह से राउंड लॉग है वहाँ अंडमान में तो बिल्कुल ही फेलिंग बहुत ही कम कर दी गई। आज तो सारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में मुश्किल से 25,000 क्यूबिक मीटर पर ईयर एक्सट्रैक्शन नहीं होता होगा राउंड लॉग का। तो उसके बाद वो प्राइवेट इंडस्ट्री तो बंद ही कर दी गई, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का बहुत नुकसान हो रहा था सुप्रीम कोर्ट की नज़र में। और वो बड़ा अच्छा डिसीजन था कि सिर्फ नाउ डेज राउंड लॉग विल बी आर बीइंग सप्लाइड ओनली टू गवर्नमेंट सॉ मिल। एक मिडिल अंडमान में गवर्नमेंट सॉ मिल है, एक पोर्ट ब्लेयर में, तो वहीं लॉग जाएंगे जस्ट टू फुलफिल द लोकल रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल पीपल, बाहर नहीं जाएंगे राउंड लॉग। तो ये मेरा एक एग्जांपल मैंने अंडमान निकोबार आइलैंड से लिया। बाकी स्टेट्स में भी यही हाल था कि आप फॉरेस्ट वर कंसीडर्ड एज सोर्स ऑफ रेवेन्यू। दूसरा, forests are now not only they are storehouse of wood, but they are also considered as storehouse of NWFP और NTFP। NTFP means नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जिसमें आपका बैम्बू, केन, आपका हनी, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह ये सब आ जाते हैं। तो वो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि स्टोर हाउस ऑफ वुड, वुड मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वुड एंड टिम्बर। ये एक बड़ा कॉमन आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो टिम्बर इज नथिंग बट टिम्बर इज ए काइंड ऑफ फिनिश्ड वुड। वुड जो है एक आपका रफ मटेरियल है, और टिम्बर जो है एक फिनिश्ड वुड है इन द फॉर्म ऑफ मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्लैब, प्लैंक्स, बीम्स, बैटन्स, ये आपका टिम्बर हो गया। और another in another way you can say timber is a kind of wood which is subjected to compressive type of stresses or bending stresses or shear stresses when it is put into the use। अब टिम्बर का यूज कहाँ होता है मेनली, जैसे कि इन मेकिंग डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम, इन मेकिंग फर्नीचर, इन ऑल दी सिचुएशंस। या आपका कॉलम बना सकते हैं किसी रेस्ट हाउस में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाते हैं इंटीरियर ऑफ जंगल्स में। तो वेयर दीज आर सब्जेक्टेड टू सर्टन काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, मेनली कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। तो ये डिफरेंस हो गया बिटवीन वुड एंड टिम्बर। नेक्स्ट, इट नाउ डेज they are considered as a source of livelihood for tribals and forest dependent communities. As I mentioned earlier in my videos that in India around 35 to 40 crores, roughly 27% of our villages are located inside or around forest. Roughly you can say 1.80 lakh। इतने गांव हमारे जो हैं फॉरेस्ट के आसपास हैं, तो वहाँ के लोगों की लाइवलीहुड टोटली फॉरेस्ट पे निर्भर है। तो उसको इसलिए जंगलों की महत्ता और बढ़ गई है। और आजकल एक ग्लोबल क्राइसिस है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। तो ऐसे केस में दिस फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड एज ए बेस्ट सोर्स ऑफ सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन के एक बहुत बड़े माध्यम है अपने जंगल। और एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, according to FSI latest report that is called India State of Forest Report 2021, around 7,200 million tons, 7200 मिलियन टन हमारा इस समय कार्बन का स्टोरेज है जंगलों में, जो कि बहुत बड़ा है। और इसको और बढ़ाना है अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमें अभी कम करनी है। रादर टारगेट तो हमारा बहुत बड़ा है, एक कमिटमेंट है हमारी UNFCCC में, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में, कि अप टू 2030 we will sequester, our forest will sequester 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide in the form of additional forest cover। तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट है। पूरा हो पाएगा कि नहीं ये मुझे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है
वो सफिशिएंट नहीं है ये टारगेट पूरा करने के लिए। ये मैं पहले भी अपने वीडियोज में बता चुका हूँ। अगला है रेगुलेटर ऑफ क्लाइमेट एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। दिस इज रिलेटेड टू इकोसिस्टम सर्विसेज, पर्टिकुलरली रेगुलेटिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विस। तो उसमें आपका क्लाइमेट रेगुलेशन, वाटर रेगुलेशन और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेंटेनेंस, वाटर शेड प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। देन इको टूरिज्म स्पॉट्स, वी हैव 53 टाइगर रिजर्व। अपने जो टाइगर रिजर्व हैं या फिर अपना गिर नेशनल पार्क है गुजरात वाला, तो दीज आर वेरी देर। अभी तो चीता भी इंट्रोड्यूस हो गया है कोनो मध्य प्रदेश में। तो आफ्टर होपफुली, आई एम वेरी होपफुल कि इन द कमिंग मंथ और नेक्स्ट ईयर tourists will also be able to see these cheetahs roaming freely in the forest areas of Kuno. So, as I mentioned earlier also, lot of tourists, millions of tourists, जैसे कान्हा में लास्ट ईयर अराउंड 3 लाख टूरिस्ट आपके गए थे कान्हा टाइगर रिजर्व में, और मोर देन 10 करोड़ वाज दी गेट फी अर्निंग, which is in most of the portion of this gate fee earning is spent on local community, उसके स्किल डेवलपमेंट में, एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, इस सब में खर्च होती रहती है। तो these eco tourism spots, they are recreational spots for the benefit of the tourist, and also they promote local economy of the region. Now coming to how this perspectives in forest management are changing. 1950 के आसपास जब हम आज़ाद हुए तब क्या हालत थी और आज क्या हालत है। आज का मेरा मतलब 1990-95 के बाद। तो पहला पॉइंट है, मेजर कंसर्न उस समय था स्क्रेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टिम्बर। सबसे ज़्यादा उस समय टिम्बर लगती थी आपके रेलवे स्लीपर में। साल के फॉरेस्ट तो सारे डिस्ट्रॉय हुए हैं रेलवे स्लीपर के चक्कर में। 1990 के बाद ये सब रेलवे स्लीपर कंक्रीट के बन रहे हैं। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तब ये जितने भाप के रेल इंजन चला किया करते थे वो सब उन्हीं रेलवे स्लीपर के ऊपर बिछी हुई रेलवे लाइनों के ऊपर चला करते थे। तो इलेक्ट्रिक पोल्स भी उन दोनों, स्पेशली इन हिली एरियाज, वो भी टिम्बर के हुआ करते थे। तो नाउ all these things have been discontinued after 1990 just to save the forest. अभी क्या कंसीडर है कि नाउ इफ वी कंटिन्यू विद दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस देयर विल बी ए चांस ऑफ लूजिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 1992 में हुआ था अर्थ समिट, रियो समिट। उस समय तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिस्कस हुई थी, और in 1993 this was signed, this CBD was signed almost by all the members of the United Nations, और 2002 में हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बन गया था। 2003 या 4 में उसके रूल्स आ गए थे। तो in this way India fulfilled one of the commitment which was given to international community to save the biological diversity of the country. तो ये 1990 के बाद की सिचुएशन है। दूसरा है पॉइंट, उस समय मेजर आउटपुट जंगलों का था टिम्बर। जंगल मीन्स टिम्बर ओनली। आजकल कंसेप्ट आ गया है इकोसिस्टम सर्विसेज, और इकोसिस्टम सर्विसेज मैं पहले ही बता चुका हूँ, चार दे कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर 4 मेन हेड्स। प्रोविजनिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, जिसमें आपकी सारी टिम्बर, फायरवुड, फॉडर, क्लीन वाटर, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा, ये सब आ जाते हैं। देन रेगुलेटिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन स्टोरेज, पॉलिनेशन, आपका क्लाइमेट रेगुलेशन, वाटर रेगुलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आ जाते हैं। देन कल्चरल काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, जिसमें रिक्रिएशनल बेनिफिट्स, एस्थेटिक बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेस्ट, then your religious values, scientific values, research, ये सब उसमें आ जाएगा। then supporting kind of ecosystem services, जिसमें आपका soil formation, nutrient recycling,
बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस, ये सब आ जाते हैं। तो नाउ डेज मोर एम्फेसिस ऑन इकोसिस्टम सर्विसेज, नॉट only on timber. Third point is, earlier viewpoint was that nature can be managed. Nowadays, it is very clear that the nature will bounce back if we interfere too much with the functioning of the nature. Then nature will bounce back with more force. आप सब देख रहे हैं 1750 के आसपास प्री इंडस्ट्रियल एरा में कार्बन डाइऑक्साइड पर कंसंट्रेशन कितना था एटमॉस्फेयर में, अराउंड 280 ppm। आज क्या हालत है, उससे 50% ज़्यादा है, 420 ppm के आसपास। पहाड़ों में क्या देख रहे हैं, जितनी हम प्रगति के नाम पे रोड्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी हाईवेज बन रहे हैं, लैंड स्लाइडिंग उतना ही बढ़ रहा है, क्लाउड ब्रस्टिंग उतना ही ज़्यादा हो रहा है। तो इट मीन्स दैट वी आर इंटरफेयरिंग टू मच विद द नेचर एंड नेचर इज बाउंसिंग बैक विद मोर फोर्स। नेक्स्ट है मैनेजमेंट सॉट टू सिक्योर सस्टेन्ड यील्ड इन 1950, यानी कि पहले सस्टेन्ड यील्ड के नाम पे टिम्बर ये एक्सट्रैक्शन को ही देखा जाता था, लेकिन आजकल मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट सीक्स ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी। अब ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में बताऊंगा। लास्ट पॉइंट है 1950s में, एट दैट टाइम फॉरेस्ट वर मोस्टली इंडिया में 95% के करीब फॉरेस्ट जो हैं वो अभी भी स्टेट कंट्रोल में, यानी कि राज्य सरकारों के अधीन है। नॉर्थ ईस्ट में कुछ कम्युनिटी बेस्ड मेघालय अरुणाचल प्रदेश में है जो कि लोकल कम्युनिटी देखती हैं, अदरवाइज स्टेट कंट्रोल था। अब इवन द स्टेट even the forest are under state administration, state forest department, but they are managed with participative management motto, यानी कि joint forest management और participatory forest management, that is the style of management nowadays। ये जो कंसेप्ट आया JFM या PFM का 1990 के दशक में आया था, 1991 के बाद, तो पहले 10-15 साल तो ये बड़े ज़ोर शोर से चला हमारे देश में। बहुत सारे डिग्रेडेड फॉरेस्ट रिस्टोर भी किए गए, लोकल लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ। दे वर क्लोजली एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट बिकॉज दे वर गेटिंग लाइवलीहुड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, लॉट ऑफ NTFP फॉडर। लेकिन आज पिछले 10-15 साल से इसमें थोड़ा स्लगिशनेस आ गया है और डाउन फेज शुरू हो गया है। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो एज मेंशन्ड इन द लास्ट स्लाइड रिगार्डिंग फोर्थ पॉइंट, दैट इज आफ्टर 1990 मैनेजमेंट सीक सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबिलिटी क्या चीज़ है फॉरेस्ट मैनेजमेंट में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप सबने सुना है, तो देन व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी एज फार एज फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड? तो इसमें मोटे मोटे 5-6 पॉइंट हैं। व्हाट आर दोज पॉइंट्स? नंबर 1 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नंबर 2 प्रोडक्टिविटी, नंबर 3 रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ द फॉरेस्ट विल बी मेंटेन्ड। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपकी रहेगी तभी आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज जनरेट हो पाएंगी। If biological diversity is gone, then the ecosystem services which form the basis of the life on the entire earth, ecosystem services will go away. Then productivity, हमारी जंगलों की प्रोडक्टिविटी पहले ही बहुत कम है। 1987 में फर्स्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी regarding forest mapping, forest cover in India, published by Forest Survey of India, हेडक्वार्टर एट देहरादून। उसमें ये बोला गया था कि हमारे जंगलों की प्रोडक्टिविटी है
0.7 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर ईयर। इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि 0.7 क्यूब एवरेज एनुअल वुड प्रोडक्शन इन 1 ईयर इन आवर फॉरेस्ट वाज 0.7 cubic meter, which now has gone down to 0.045 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर ईयर। 0.7 से 0.045 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर ईयर। ये मैं कह रहा हूँ, एक रिपोर्ट आई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE न्यू दिल्ली। उस रिपोर्ट के हिसाब से हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी कम हो गई। मुझे भी ये फिगर बहुत कम लग रहा है और मैं चाहता हूँ ये गलत हो। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड आवर ICFR इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, दे मस्ट कम फॉरवर्ड to prove this figure wrong and must undertake all India coordinated research project to find out what is the actual productivity in nowadays in our forest, average productivity। ये जो बात हो रही है ये एवरेज प्रोडक्टिविटी की हो रही है। जो अपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं अंडमान के या वेस्टर्न घाट के, उनकी एवरेज प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और फॉरेस्ट इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट of Rajasthan. So this figure which I have mentioned is average productivity, which has gone very down. Next is regeneration capacity। वो हमारे फॉरेस्ट की बहुत ही पुअर हो गई है, यानी कि रीजनरेशन ही नहीं होगा तो आपका आगे जंगल कैसे बढ़ेगा। कारण क्या है? ओवर ग्रेजिंग। कैटल पॉपुलेशन हमारे यहाँ जो है, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन सारे वर्ल्ड की 18% यहाँ पे है इंडिया में, और ज़्यादातर अनप्रोडक्टिव कैटल हैं। देन फायर हजार्ड्स, आपके फायर इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं बिकॉज लॉट ऑफ रीजन्स, मे बी इग्नोरेंस ऑफ द लोकल पीपल और बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज incidences, climate change aspects also। Then next point, next reason for this poor regeneration capacity is spread of weeds, invasive alien species, स्पेशली लंटाना कमारा, यूपाटोरियम, और एक नॉर्थ ईस्ट में है माइकेनिया। तो इस तरह के वीड इन्फेस्टेशन जंगलों में बहुत बढ़ रहा है। ये भी आपके क्लाइमेट चेंज भी इसका एक रीजन हो सकता है। तो in these two aspects, especially productivity and regeneration capacity of the forest, we are lagging behind। Next point is ecological functions of the forest are not adversely affected। तभी हम कहेंगे कि our sustainability is going in upward direction, in right direction, अगर आपके इकोलॉजिकल फंक्शन एडवर्सली अफेक्ट नहीं होते। इकोलॉजिकल फंक्शन कौन से हैं? वही रेगुलेटिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, यानी कि आपका कैपेसिटी फॉर सॉइल इरोजन प्रिवेंशन, वाटर रेगुलेशन, वाटर शेड प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, आपका में कार्बन स्टोरेज, ये सारे इकोलॉजिकल फंक्शंस हैं जो कि आपके एडवर्सली अफेक्टेड नहीं होने चाहिए। इन केस ऑफ सस्टेनेबिलिटी in forest management is maintained। Lastly, I have to mention that the economic and social utility of forests is not diminished, क्योंकि as I mentioned earlier, 27% of our villages, they are located inside and around forest in India। About 35 to 40 crores of people, our population, out of about 140 crore population, that is residing inside and around forest। तो उनके लिए ये इकोनॉमिक एंड सोशल यूटिलिटी भी डिमिनिश नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनको ये चारा भी मिलता रहे और ये
लाइवलीहुड भी चलता रहे, ये आपका फायरवुड है, ये सब उपलब्ध होता रहे। एंड फाइनली नो डैमेज इज कॉल्ड टू अदर इकोसिस्टम। जंगल में और भी इकोसिस्टम होते हैं, जैसे आपका वेटलैंड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, या रिवर इकोसिस्टम है, इन सबको भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो दीज आर द पॉइंट्स which we must understand if we have to sustain our forest in a positive manner. So these points cover what it is sustainability in forest management. तो थैंक यू सो मच। आज का अंक में इतना ही। If you have further doubt or any clarification, you are most welcome to contact me through your comment in my video or through email. Then if you like, if you the contents are liked by you, then you must like the my video, share it with your friend circle, and subscribe this channel positively. Thank you so much. Thank you.